नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष भारतीय संविधान का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने मौलिक अधिकार में देखा था अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जो कि लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार बताता है। और उस पर अपवाद भी देखा था हम लोगों ने। अपवाद क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 16(4) सार्वजनिक नौकरियों में या राज्य द्वारा संचालित नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है। किसको? पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो पिछड़ा वर्ग कौन है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। और इसका परीक्षण करने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक आयोग का गठन किया, जिसको मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने हेडिंग डाला है मंडल आयोग एवं इंदिरा साहनी केस 1992। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे दो टॉपिक, मंडल कमीशन और इंदिरा साहनी केस। अर्थात मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन जो थी उसको सरकार ने लागू किया, और सरकार ने जब लागू किया तो उसको क्या किया गया? उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई। और जो चुनौती दी गई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश भी पारित किए, और क्या क्या आदेश पारित किए उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडल कमीशन और इंदिरा साहनी केस 1992। दोस्तों देखिए, बोर्ड पे मैंने लिखा है 1979 मंडल आयोग का गठन किया गया। इसका मतलब सरकार ने क्या किया? सरकार ने 1979 में, जनता पार्टी की सरकार थी, और जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग कौन है इसकी पहचान के लिए क्या किया? एक मंडल आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे वीपी मंडल। अध्यक्ष कौन थे इसके? मंडल कमीशन के वीपी मंडल। वीपी मंडल आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अध्यक्ष थे किसके? मंडल आयोग के। ठीक है दोस्तों, तो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे वीपी मंडल, जिनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। और उस आयोग ने क्या किया? उस आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और आयोग ने क्या किया? आयोग ने काफी गहनता से विचार किया और जांच पड़ताल की। उसके बाद ये पाया कि पूरे भारत में 3743 जातियां ऐसी हैं जो पिछड़े वर्ग में आती हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 3743 जातियां आती हैं जो पिछड़े वर्ग में हैं। ये पिछड़ापन कैसा है? ये पिछड़ापन आर्थिक आधार पर पिछड़ापन नहीं है, ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां हैं, जिनको क्या किया? मंडल आयोग ने चिन्हित किया। इसमें 1980 में जब अपनी रिपोर्ट दी तो क्या कहा? 3743 जातियां ऐसी हैं जो जनसंख्या का 52% है। इसका मतलब समझिएगा, जनसंख्या का 52% मतलब कब? 1980 में बोला कि जनसंख्या का 52% जो है वो 3743 जातियां हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने तीन बातें बोली। पहली बात क्या कि सिफारिश की 3743 जातियां ये पिछड़े वर्ग में आ सकती हैं। दूसरी बात, ये जनसंख्या का 52% है, और इनके लिए क्या किया गया? इनके लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश जो की गई, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के अतिरिक्त थी। ठीक है दोस्तों, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के अलावा 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। तो इस प्रकार जो पहले से आरक्षण था, अगर वो जोड़ दिया जाए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का मिला के, तो ये कितना परसेंट हो गया? ये हो गया अब 49.5%। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टोटल रिजर्वेशन कितना हुआ? 49.5%। अब देखिए दोस्तों, चूंकि 49.5% रिजर्वेशन हो गया तो क्या हुआ? अब ये आयोग ने तो क्या किया? आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी, राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी। अब ये बताइए कि क्या आयोग अपनी सिफारिश को लागू कर सकता है? क्या कानून भी बना सकता है? नहीं। कानून कौन बनाएगा? कानून बनाएगी संसद। और सिर्फ कानून बनाने में सहयोग कौन देगा या इनिशिएट कौन करेगा? वह सरकार करती है। ठीक है दोस्तों, तो सरकार ने क्या किया? 1990 में, 1980 से 10 साल बाद 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने क्या किया? मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू कर दिया। तो मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया, अर्थात 27% आरक्षण जो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए था उसको सरकार ने लागू कर दिया। किसमें? सरकारी नौकरियों में। ठीक है दोस्तों, तो 27% ओबीसी आरक्षण को लागू कर दिया गया।
पुनः देखिए 1991 में पीवी नरसिंह राव की सरकार आई। पीवी नरसिंह राव की सरकार जब आई तो इसमें आरक्षण में दो परिवर्तन प्रस्तुत कर दिया। पहला परिवर्तन क्या था? पहला परिवर्तन था 27% आरक्षण जो ओबीसी को दिया गया है, उनमें जो गरीब हैं, ओबीसी में भी जो गरीब हैं, मतलब जो निचले तबके के लोग हैं, जिन क्या है, जो गरीब ज्यादा हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनको ही प्रमुखता मिलनी चाहिए। क्लियर होगी बात दोस्तों? और ये वाजिब बात भी थी। देखिए जो अन्य पिछड़े वर्ग में जरूरी नहीं है कि सभी लोग क्या है, गरीब हैं। कुछ जातियां ऐसी हैं जो बहुत ही गरीब हैं और कुछ जातियां ऐसी हैं जो बहुत ही संपन्न है। तो जो बहुत ही संपन्न है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पीवी नरसिंह राव सरकार ने बोला। इसके बाद क्या कहा कि 10% आरक्षण और हम प्रदान करेंगे। किसको? सवर्ण जातियां जो हैं उनको, उनमें जो गरीब हैं उनको भी 10% आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या? 10% का आरक्षण गरीब सवर्णों के लिए ये नरसिंह राव सरकार ने प्रस्तुत किया। दोस्तों ये आरक्षण उस समय तो खारिज हो गया, लागू नहीं हो पाया, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यही आरक्षण 10% का ये आज की डेट में जो मौजूद है, ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण आप जानते हैं कितना दिया गया है? 10%। और उसकी प्रेरणा कहां से मिली? उसकी प्रेरणा जो नरसिंह राव सरकार ने परिवर्तन प्रस्तुत किया था 1991 में, उसी से मोदी सरकार को इसकी प्रेरणा मिली और ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% का लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात? लेकिन उस समय 1991 तक ये लागू नहीं था। अब देखते हैं दोस्तों, जब ये किया गया 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को दे दिया तो क्या हुआ? इसको उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो इस वादी को या इस केस को, बहुत ही प्रसिद्ध केस है ये, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे मंडल केस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मंडल केस या इंदिरा साहनी केस 1992। और मंडल केस कहते क्यों है? क्योंकि मंडल आयोग की सिफारिश थी, उसको क्या किया सरकार ने लागू जब किया तो उसी को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। इसीलिए इसको सुप्रसिद्ध मंडल केस के नाम से, लैंडमार्क जजमेंट के नाम से जाना जाता है, मंडल केस या इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस 1992। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं इस केस में क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने क्या ऑर्डर दिया, क्या निर्णय सुनाया। पहला कहा उच्चतम न्यायालय ने 10% का जो आरक्षण गरीब सवर्णों को दिया गया है वो टोटल गलत है, इसको खारिज कर दिया और कहा कि ये आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं प्रदान किया जा सकता? क्योंकि ये 10% का आरक्षण जो गरीब सवर्णों को दिया गया है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये गरीबी जो क्या है, ये आर्थिक क्षमता के आधार पर है। तो ये आर्थिक आधार पर आरक्षण है। न्यायालय ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। आरक्षण का आधार केवल और केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है। दोस्तों हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में देखा है, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में, कि आरक्षण का आधार केवल 15(4) जो है वो गरीबी का आधार पर आरक्षण प्रदान नहीं करता है, वो आरक्षण प्रदान करता है आपको सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। तो जिन भी बच्चों को ये क्लियर ना हो वो पुराने वीडियोस चैनल पे पड़े हुए हैं, उसको जाके देख लें। ठीक है दोस्तों, आरक्षण की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं है। आरक्षण का आधार क्या है? केवल और केवल सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन आधार नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात क्या हुई, ये उच्चतम न्यायालय ने सबसे पहले कहा। और दूसरी बात कहा कि कुछ शर्तों के साथ हम 27% के ओबीसी आरक्षण को, अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को स्वीकार कर सकते हैं। तो ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी। इस प्रकार ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिला वो 1992 में कंफर्म हुआ और 1992 से लेकर आज तक ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है। तीसरा बात क्या उच्चतम न्यायालय ने कि 27% आरक्षण तो आप देंगे लेकिन वो ओबीसी में सभी जातियों को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि ओबीसी में भी कुछ वर्ग, कुछ जातियां बहुत ही संपन्न हैं और कुछ जातियां बहुत ही गरीब हैं। तो जो लोग गरीब हैं, जो लोग ज्यादा पिछड़े हैं, जिनको मौका सबसे कम मिला है, उनका अधिकार सबसे पहले आरक्षण के ऊपर बनता है।
तो ओबीसी में भी 27% ओबीसी जो आरक्षण प्रदान किया गया, उसमें जो निचले तबके की जातियां हैं, ये जो जो आर्थिक रूप से क्या है गरीब जाते हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए। और जो ऊपर की जातियां हैं, ऊपर की जातियां मतलब समझिए आप लोग, ये दूध का गिलास आप लोग देखे होंगे, तो दूध के गिलास में ऊपर जो क्रीम जम जाती है, उस क्रीम को आरक्षण नहीं मिलेगा, उस क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मिलेगा किसको? उस क्रीम से नीचे की जो जातियां होंगी उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट यहीं से आता है कि क्रीमी लेयर हुई कहां से, या पहचान में कहां से आई क्रीमी लेयर की। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि क्रीमी लेयर को आप पहचानिए और क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आता है कहां से? उच्चतम न्यायालय के निर्णय से। किस निर्णय से? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस 1992 से। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही फेमस टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्रीमी लेयर समझेंगे अभी। इसके बाद देखिए, कहा न्यायालय ने कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, केवल नौकरी में आरक्षण मिलेगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये उच्चतम न्यायालय ने कहा। नेक्स्ट क्या कहा? आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले ही बताया, इधर देखिए कि मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद जो रिजर्वेशन हुआ वो कितना हो गया? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया 49.5%। तो उच्चतम न्यायालय ने भी इसको सही माना और क्या कहा कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए क्या कहा न्यायालय ने? बैकलॉग सीट्स के लिए आरक्षण वैध है। इसका मतलब बैकलॉग सीट क्या है? देखिए, बैकलॉग सीट मैंने अनुच्छेद 16(4) जब डिस्कस किया है, आप लोग पुराना वीडियो देखिए, नौकरियों में आरक्षण क्यों जरूरी, उसमें आप लोग डिटेल में देखिए, इसको समझ सकते हैं कि बैकलॉग सीट क्या है और उसको आरक्षण प्रदान किया गया कि नहीं प्रदान किया गया। ठीक है, एक बार शॉर्ट में फिर से समझ लेते हैं कि बैकलॉग सीट के लिए आरक्षण वैध है, लेकिन यह भी क्या होना चाहिए? 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए, किसी वर्ष मान लीजिए 2020 में 2021 में 100 सीटें आती हैं, इसमें से क्या है? इसमें से 50 सीटें एससी एसटी ओबीसी के लिए हो गई, आरक्षित हो गई, और जो उसमें से 10 क्या है वर्तमान में ईडब्ल्यूएस के लिए हो गई, और 40 आपकी किसकी हैं? यूआर की सीटें हैं। तो जब 40 यूआर की सीटें हैं और 10 ईडब्ल्यूएस, इसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए इस 50 में से क्या है 10 सीटें बच गई, तो जब ये 10 सीटें अगले साल 2022 में जुड़ेंगी आके, तो वो क्या हो जाएंगी? वो इनकी 60 सीटें हो जाएंगी और बाकी की 50 हो जाएंगी। तो ये 60 आपका क्या है? बटे 100 करिएगा और परसेंटेज निकाल लीजिए। 60 बटे 100 गुणे क्या? 60 बटे 100 नहीं दोस्त, 60 बटे 110 गुणे 100, 0 से 0 काट दीजिए, तो कितना हो गया बताइए? 600 बटे 11 आप डिवाइड करिएगा, आ जाएगा 54.5%। तो ये क्या हो रहा है? ये आपका 50% से ज्यादा है। तो जो उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बैकलॉग सीट्स के लिए आरक्षण तो वैध है, लेकिन बैकलॉग सीट मतलब क्या? जो पिछले वर्ष की सीट है जो आके 2022 में जुड़ रही है, लेकिन उसमें भी 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ये कितना हुआ? 54.5%। तो ये क्या कहा गया कि ये आरक्षण वैध नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। जिनको नहीं क्लियर हुआ हो वो पुराना वीडियो देख लें, उनको स्पष्ट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बैकलॉग सीट में आरक्षण तो हो सकता है, लेकिन कितना परसेंट होगा? वो आरक्षण आपका 54.5% नहीं हो सकता, वो आरक्षण 50% ही हो सकता है, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा। इसके बाद देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक गैर विधायी निकाय होना चाहिए जो क्या करेगा? जो ओबीसी की जातियों की जो सूची है उसमें नाम जोड़ेगा और नाम घटाएगा। इसका मतलब एक ऐसा निकाय आप गठित कीजिए जो क्या हो? केवल और केवल आपका ओबीसी जातियों की पहचान करने के साथ साथ उनका नाम जोड़ेगा आरक्षण मिलने के लिए, और नाम घटाएगा भी जब वो सक्षम हो जाएंगी या सबल हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो वही निकाय आपका आज की डेट में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, जो मंडल कमीशन का जो केस हुआ, इंदिरा साहनी केस, उसमें उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया, सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कुछ कदम उठाए उस निर्णय को क्या करने के लिए? कंप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए। तो पहला काम सरकार ने क्या कहा कि पहले तो ये पहचाना जाए कि ओबीसी है कौन। दोस्तों, ओबीसी जातियां है कौन? ओबीसी
ओबीसी जातियों में क्रीमी लेयर कौन है और क्रीमी लेयर कौन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सरकार ने रामनंदन समिति का गठन किया। ठीक है दोस्तों, रामनंदन समिति याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। रामनंदन समिति का गठन किया, जो रिपोर्ट जिस समिति ने 1993 में प्रस्तुत की और ये कहा कि ये कैटेगरी के लोग क्रीमी लेयर में आएंगे, ओबीसी में इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्लियर हो गई बात दोस्तों, जिसको सरकार ने 1993 में जो रिपोर्ट सबमिट की रामनंदन समिति ने, उसको तुरंत ही स्वीकार कर लिया। क्लियर हो गई बात दोस्तों, याद रखिए, रामनंदन समिति 1993 सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और रिपोर्ट में क्या था, क्रीमी लेयर में क्या क्या कैटेगरी है या क्या क्या उसकी क्रीमी लेयर की योग्यताएं रहेंगी, मान्यताएं रहेंगी, उसका जिक्र उसमें किया गया। ठीक है, नेक्स्ट सरकार ने क्या कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया और संविधान में संशोधन किया। अनुच्छेद 338B के नाम से वो क्या हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, आज की डेट में आप देखते हैं संविधान का अध्ययन करिए तो अनुच्छेद 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और आज की डेट में क्या है, आज की डेट में ये संवैधानिक आयोग हो गया। पहले क्या कहा गया था, गैर विधायी निकाय होगा, मतलब ये आपका विधायी नहीं होगा, ये संसद के अधिनियम से नहीं बनाया जाएगा। ये क्या होगा, ये केवल कैबिनेट अपने प्रस्ताव द्वारा इसको बना सकती है, गठित कर सकती है। लेकिन वर्तमान में सरकार ने क्या कहा, इसकी महत्ता को समझते हुए इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत। इसके बाद देखिए 77वां संविधान संशोधन, ये डबल पाई जो मैंने खींचा है, ये संविधान संशोधन अधिनियम लिखने के बजाय मैंने डबल पाई लिख दिया है। आप लोग इसको समझिएगा कि यहाँ संविधान संशोधन के नाम से ये डबल पाई है। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में किया गया और क्या कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्या कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा, इसको सरकार ने नल एंड वॉइड कर दिया 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के माध्यम से, और कहा कि नहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 84वां संविधान संशोधन 2000 लागू किया गया, जिसमें क्या कहा गया कि जो बैकलॉग सीट में 50% की जो सीमा सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है, कहां पे लगाई है, बैकलॉग सीट के लिए आरक्षण वैध, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं, जो हम लोगों ने यहाँ पर समझा। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या हो रहा था, हम लोगों ने देखा 54.5% आरक्षण जा रहा था, तो 54.5% आरक्षण जा सकता है, ऐसा सरकार ने कैसे किया, ऐसा करने के लिए 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में पारित किया, जिसके तहत सरकार को या राज्य को यह अधिकार मिल गया कि वह बैकलॉग सीट को 2021 की सीट को 2022 में ट्रांसफर कर सकता है, और जब आरक्षित वर्ग की सीटें बढ़ेंगी तो परसेंटेज क्या होगा, 50 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर 50 से ज्यादा परसेंटेज हो जाता है तो वो अवैध नहीं है, उसको न्यायालय चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, तो 81वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका बैकलॉग सीट में 50% की सीमा को समाप्त करता है। मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, 50% की सीमा समाप्त। 50% की सीमा आज की डेट में क्या है, अब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इंदिरा साहनी केस था और ये मंडल कमीशन की सिफारिशें थी, और सरकार ने उसके बाद जो कदम उठाए वो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी वीडियोस आपको पॉलिटी के मिले हैं चैनल पे वो उसको आप सब देख डालिए, सब आप लोग के लिए बनाए गए हैं सारी चीजें। और अगर जो डाउट हो इस टॉपिक से संबंध में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।